हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपकी किताब का नाम है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी सेम है और बीए प्रोग्राम में भी सेम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सिक्स सेमेस्टर का डिसिप्लिन कोर्स का एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में, या हम कहें इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, हमने इससे पहले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ यूनिट्स की वीडियोस भी अपलोडेड करी है, ठीक है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको यूनिट से रिलेटेड जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो पता चलेंगी, यूनिट के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। आज की वीडियो में हम हर एक यूनिट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के लाए हैं, ठीक है। वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कवर करिए, बस आप उनको कवर करके जाइए। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बनेगा, वो इन क्वेश्चंस में से होगा, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करके जाइए। आप लोग पूरी यूनिट को, पूरी बुक को कंप्लीट करके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक को और हर एक यूनिट को कवर करता है इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इनको कवर करके जाइए। आज की वीडियो में चलिए देखते हैं। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम के 2 ग्रुप्स अवेलेबल है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से मिल जाएगी और साथ के साथ ऐप का लिंक भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। ये सारी की सारी हमारी सोशल मीडिया हैंडलिंग्स है, आप जाके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एग्जाम से पहले अगर आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट है कि सर इसमें ये आ सकता है, इसमें क्या पढ़ा जाएगा, क्या आ सकता है, क्या आंसर बनेगा, प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आप लोग जाइए, सबसे अच्छा एग्जाम देके आइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आपकी पहली यूनिट आती है, यूनिट का नाम है ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। ब्रिटेन का जो संवैधानिक संविधान था उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस बारे में आपको बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आंसर के बारे में। आपको आंसर में क्या लिखना है वो सारी रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो आंसर में आप क्या क्या बताएंगे कि भाई प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न में संविधान के इतिहास, मैग्ना कार्टा से लेकर बिल ऑफ राइट्स और सुधार अधिनियम पर चर्चा आपको करनी है, ठीक है। ये सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। पॉइंट में आपको क्या क्या बताने हैं, ये आंसर पॉइंट है या फिर उत्तर जो बिंदु है, ये आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे अपना एग्जाम में, ठीक है। मैग्ना कार्टा के विधायिक परंपरा, ठीक है, ये बताएंगे आप। फिर गौरवमय क्रांति और बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, इसको बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर आता है सुधार अधिनियम की क्या भूमिका रही है, ठीक है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में ये आपको बताना है। फिर सार्वभौमिक मताधिकार की प्रक्रिया, सबको मताधिकार देने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में बात करनी है। फिर लचीला संविधान है, कहाँ का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान क्या है, लचीला है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। उसमें प्रावधान नंबर, एक प्रकार से हम कहें कि प्रावधान लाके चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में संसद सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, वहां उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और सेम भारत में भी यही है कि संसद से ऊपर कुछ नहीं है, संसद सर्वोच्च है, उसका फैसला आखिरी फैसला, एक प्रकार से चीजें है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को अच्छे से कवर करके जाइए एग्जाम से पहले। दूसरा आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन की एकात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ब्रिटेन में जो एकात्मक शासन प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो जाता है भैया। इसमें क्या बताना है कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया, एकात्मक राज्य और संघीय राज्य की तुलना में ब्रिटेन पे केंद्रीकृत ढांचे पर है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट में क्या बताना है आपको, सत्ता का केंद्रीकरण है। सत्ता का क्या है, केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर है कहाँ पे, ब्रिटेन में। फिर स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड को सीमित है स्वायत्ता, लिमिटेड डिवोल्यूशन, मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के पास स्वायत्ता है सीमित, मतलब उनके पास स्वतंत्रता है सीमित। अनलिमिटेड स्वतंत्रता नहीं है, वो लोग वहां पे अपना पूरी तरह से राज नहीं चला सकते, ठीक है। सबसे जो ज्यादा पावर है वो है सेंटर के पास, और सेंटर में आता है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में कई सारे देश आते हैं, पर मेनली अगर हम बात करें तो सेंटर के पास पावर है। स्कॉटलैंड आता है उसके अंतर्गत, वेल्स आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, बट इनके पास लिमिटेड पावर्स हैं। ये लोग बस अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए वहां पे अपनी पावर का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा इनके पास पावर नहीं है। संसद की सर्वोच्चता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम कहें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ब्रिटेन के बारे में। आपको कोई भी ब्रिटेन में संसद, एक प्रकार से हम कहें कि वहां पे किसी के बारे में पूछा गया, वहां पे आप संसद की बात कर सकते हैं, संसद का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसा पॉइंट है, फॉर एवर वाला पॉइंट है।
फिर न्यायपालिका की सीमित भूमिका जो है वहां पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की जो है सीमित भूमिका है, ठीक है, न्यायपालिका ज्यादा बड़े बड़े क्षेत्रों में या फिर हम ज्यादा बड़े बड़े फैक्टर्स में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सीमित भूमिका के बारे में बात की गई है। विधायिका की व्यापक शक्तियां, विधायिका जो है वहां पे, ठीक है, उसके पास व्यापक पावर्स हैं, शक्तियां हैं। फिर संविधान में बदलाव की सहजता, ईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं सहजता है या फिर थोड़ा इजी काम है, क्योंकि वहां का जो संविधान है वो लचीला है, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिस्कस द इलेक्टोरल सिस्टम ब्रिटेन ऑफ ब्रिटेन एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली तथा उसकी विशेषताओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चुनाव प्रणाली से रिलेटेड। देखिए हर एक देश की चुनाव प्रणाली है, इस यूनिट मतलब इस किताब में 7 देशों की बात की गई है, उन सातों के सातों देशों की चुनाव प्रणाली के बारे में आपको एक अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। तो चुनाव प्रणाली और उसकी मुख्य विशेषताओं और सीमाओं के बारे में बात करना है। उत्तर में क्या लिखा है, देखिए इस प्रश्न में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है उसके बारे में बात की गई है और आलोचनाओं पर चर्चा करनी है। ब्रिटेन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली है, चुनाव सिस्टम है, ठीक है। पॉइंट में आप क्या बताएंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे। फिर एकल संसद, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, सिंगल मेंबर, ठीक है। उसके बाद शीघ्र परिणाम और स्थिर सरकार, शीघ्र परिणाम मतलब क्विक रिजल्ट्स आते हैं, आपने वोट किया उसके कुछ ही दिनों में जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे और गवर्नमेंट जो होती है वो वहां की स्टेबल रहती है। फिर छोटे दलों के लिए कठिनाई, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहां पे छोटे दल जो हैं या स्मॉल पार्टीज हैं उनके लिए काफी कठिनाई होती है सत्ता में बने रहने में, ठीक है, और सत्ता में अपनी जो चीजें हैं छवि है उसको छोड़ने में, ठीक है। बहुमत ना होते हुए भी जीत, ठीक है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा भी वोट्स है ना स्टिल आप नहीं जीत सकते, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है विन विदाउट मेजोरिटी वोट्स। और फिर मतदाता प्रतिनिधित्व का में असंतुलन, मतदाता प्रतिनिधित्व में असंतुलन की बात की गई है। तो ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 पॉइंट आपके लिए दिए गए, ये 6 पॉइंट आप पढ़ के जाइए, एक्सप्लेन करिए अपने आंसर में। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर के जो नंबर है फुल में से फुल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भाई ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। एग्जामाइन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसके महत्व के बारे में बात करना है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन, प्रधानमंत्री। कैबिनेट का एक नेता होता है, ठीक है। नीतियों का निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी होती है प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, वो वहां पे पॉलिसी से रिलेटेड बात करता है, पॉलिसी से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। संसद में उत्तरदायित्व, भाई संसद में है पीएम जो है वहां का वो संसद में उत्तरदायित्व होता है। फिर दलगत अनुशासन पर नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल ओवर पार्टी डिसिप्लिनरी, भाई जो उनका दल है जिस भी दल का वो पीएम है, ठीक है, मतलब जो भी पीएम बना है वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी के ऊपर कंट्रोल रखता है पूरी तरह से, ठीक है, डिसिप्लिन में रखता है। रानी का औपचारिक प्रमुख, नॉमिनल हैंडशिप ऑफ अ मोनार्च, जो वहां की रानी है, ठीक है, ब्रिटेन में, वहां का आप कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, उससे मतलब उनसे बिल्कुल कनेक्टेड होता है, उनके लिए प्रमुख होता है कौन, प्रधानमंत्री ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि ब्रिटेन की राजनीतिक दलों की विशेषताओं और द्विदलीय प्रणाली पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ब्रिटेन में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और जो दलीय प्रणाली है द्विदलीय प्रणाली उसके बारे में बात करिए। तो इस प्रश्न में भाई कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी की विशेषता तथा राजनीतिक स्थिरता में योगदान की बात की गई है। ब्रिटेन में 2 पार्टी है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको बात करनी है, इन दोनों पार्टी के बारे में पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगर आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए, कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी के बारे में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। साथ के साथ आपसे 2 दल के बारे में पूछा जाएगा ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन में कौन से 2 दल जो प्रमुख है, तो आपको कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बारे में बात करनी है। उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे इस क्वेश्चन के कि भाई द्विदलीय प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी की क्या नीतियां हैं, लेबर पार्टी की क्या विशेषताएं हैं ये बता देंगे। दलों में अनुशासन के बारे में बात करेंगे, नीति निर्माण में भूमिका के बारे में बात करेंगे, मजबूत विपक्ष की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है, तो अगर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है तो लेबर पार्टी एक आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, अपोजिशन में। वो हर एक तरह से पार्टी को, सामने वाली पार्टी को बताती है कि वो क्या गलत कर रहा है, ठीक है, उसने क्या गलत करा है, ये सारी की सारी चीजें उसके सामने लाती है। कौन सी पार्टी, जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसकी अपोजिशन, वो एक पावरफुल और मजबूत विपक्ष का रूप रोल प्ले करती है। क्वेश्चन टॉपिक या हम कहीं यूनिट नंबर 2 आता है यूनाइटेड स्टेट के बारे में, यूएसए के बारे में हमारा ये यूनिट नंबर 2 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं को समझाइए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति प्रणाली है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री प्रणाली की अगर हम बात करें, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री प्रणाली एक तरह से, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली है,
प्रश्न में स्वतंत्र कार्यपालिका, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस और पृथकीकरण सिद्धांत पर चर्चा आपको करनी है, ठीक है। पॉइंट क्या बनेगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है, प्रमुख है, इसके बारे में आप पॉइंट बताएंगे। कार्यपालिका और विधायिका का पृथकीकरण है, सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका के पास अपनी पावर्स है, विधायिका के पास अपनी पावर है, ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, पावर का क्या हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। फिर कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट का संतुलन, ठीक है, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है वहां पे, ठीक है। फिक्स्ड कार्यालय कार्यकाल, मतलब जो टाइमलाइन है, फिक्स्ड कार्यकाल का मतलब कि जो टेन्योर होगा वो फिक्स होगा एकदम, ठीक है। कैबिनेट संसद का सदस्य नहीं, नॉन पार्लियामेंट्री कैबिनेट, ठीक है, जो कैबिनेट का है, कैबिनेट संसद उसका सदस्य नहीं होता, वहां का कौन है, जो राष्ट्रपति है वो। इस प्रकार से ये आपको ये जो 6 पॉइंट है ये एक्सप्लेन करने हैं, आपका जो आंसर है सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि डिस्कस द यूएस फेडरल सिस्टम एंड इट्स वर्किंग। अमेरिका में जो संघीय प्रणाली है, ठीक है, उसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। अमेरिका का जो संघ का प्रणाली है, ठीक है, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो काम करता है, किस प्रकार से उसकी पावर्स हैं, ये सारी चीजें। प्रश्न में केंद्र और राज्य के संबंध में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। संघवाद और मूलभूत तत्वों के ऊपर आपको फोकस करना है। पॉइंट क्या बनेंगे, द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। फिर केंद्रीय और राज्य सरकार के पास अपनी अपनी पावर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है आप ये बताएंगे। वित्तीय विकेंद्रीकरण, स्पेशल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। राज्य सरकारों की स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास आप कह सकते हैं कि अपनी पावर्स हैं अपने राज्य में सही प्रकार से शासन व्यवस्था चलाने के लिए। फिर समय अनुसार संतुलन में परिवर्तन, चेंजिंग इन इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस, ठीक है, समय अनुसार एक टाइम आने पे, एक समय आने पर संतुलन में परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब जो संतुलन बना रखा है उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है, जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये जो 6 पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है किसके अंतर्गत, संघीय प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि अमेरिका के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज की भूमिका और आलोचना का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। प्रश्न में अप्रत्यक्ष प्रणाली की पारदर्शिता, बहुमत बनाम इलेक्ट्रॉल वोट पर चर्चा आपको करनी है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है पहले आप ये बताएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। फिर दूसरा आता है इलेक्ट्रोल कॉलेज संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोल कॉलेज। फिर बहुमत वोट बनाम इलेक्ट्रोल वोट, इसके बारे में बात करेंगे। फिर स्विंग स्टेट की भूमिका, रोल ऑफ स्विंग स्टेट के बारे में बात करेंगे। आलोचना और सुधार की मांग, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया जाता है, रिफॉर्म्स की जाती हैं चीजें, और अलोकतांत्रिक होने की आलोचना, ठीक है, एक्यूजेशंस ऑफ बीइंग अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में वही मेनली पूछा गया है कि अमेरिका के चुनाव में, जब अमेरिका में चुनाव होता है तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज की क्या भूमिका है, उसका आलोचनात्मक आपको आलोचना का मूल्यांकन भी करना है। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट बताते हैं कि भाई अमेरिका में जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनकी क्या भूमिका है, वो क्या काम करते हैं, इस सारे पॉइंट पे बात करें, ठीक है। ठीक है, ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट अलग अलग टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं, जो कि आपका मेन क्वेश्चन के आंसर, मेन क्वेश्चन में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, ठीक है। आप चाहे तो इससे अलग भी पॉइंट बना सकते हैं, आपको ऑन द स्पॉट जो पॉइंट याद आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि आप बेहतर रूप से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है अमेरिका में राजनीतिक दलों एवं उनके शासन पर प्रभाव टिप्पणी करिए, ठीक है। अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, और एवं उनके जो शासन है उनके प्रभाव के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका के ऊपर आपको यहाँ पे क्या डालना, प्रभाव डालना है। द्विदलीय प्रणाली है। रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां क्या हैं आप ये बताएंगे कि भाई वो नीतियों से क्या मतलब है कि भाई वो पार्टी सत्ता में आने के लिए भाई कौन कौन सी नीतियां बनाती है, किस चीज को अपनाती है, ठीक है, किस चीज को फॉलो करती है, ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में भी सेम यही बताना है, उसके आप विशेषताओं को भी ऐड कर सकते हैं। ध्रुवीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पोलराइजेशन। फिर ठीक है, इसके बारे में बात करें। दलगत अनुशासन और नीति निर्माण, पार्टी डिसिप्लिनरी एंड पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड बात करनी है। और स्वतंत्र उम्मीदवारों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। ये पॉइंट आप बात कर सकते हैं, इन पॉइंटों के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी पॉइंट जो कि आपको ऑन द स्पॉट याद आता है, ठीक है, आप उस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट का, कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान में चेक्स एंड बैलेंस सिद्धांत के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है।
तीन प्रमुख जो अंग हैं उनके बारे में बात की गई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में एक संतुलन के ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण के बारे में बात करनी है, इन तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, पावर ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। आपसी नियंत्रण तंत्र, म्यूचुअल कंट्रोल मैकेनिज्म है इनके पास, एक दूसरे, ठीक है, आपस में नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के अधिकार हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और कांग्रेस के अधिकार, भाई इन तीनों के ऊपर कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका की निगरानी, विधायिका की बजटीय शक्ति, और फिर संतुलन और व्यवहारिता, ये सारे पॉइंट आपको ऐड करने हैं अपने आंसर के अंदर। ठीक है, ये हो जाता है आपका कुछ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 आता है ब्राजील के बारे में। ब्राजील के संवैधानिक विकास के ऊपर आपको चर्चा करनी है। देखिए, हर किसी देश के संविधान से रिलेटेड उसके विकास किस प्रकार से हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ के जाइए कि भाई हर एक देश का जो संविधान था उसका विकास किस प्रकार से हुआ। ब्राजील की बात करें तो यहाँ पे संविधान निर्माण, ऐतिहासिक प्रक्रिया और मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। तो 1988 में संविधान का क्या महत्व था, आप ये बताएंगे। फिर सैन्य शासन के बाद लोकतांत्रिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। मानव अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, संघीय संरचना, इसके बारे में बात करेंगे। फिर राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका रही है संविधान के विकास में, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाते हैं, इन पॉइंट को आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन ब्राजीलियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ब्राजील की राजनीतिक एवं सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ब्राजील की जो राजनीतिक है, राजनीति में, ठीक है, सॉरी, ब्राजील की जो राजनीति व्यवस्था है उसमें सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं लोगों के सामने हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। सामाजिक की अगर हम बात करें तो भाई न्याय, गरीबी आधारित जो चीजें हैं वो है। आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो भाई गरीबी आ जाती है। राजनीतिक रूप से बात, सामाजिक रूप से बात करें तो उसमें न्याय आ जाता है, भाई लोगों को सही प्रकार से न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारे पॉइंट आपको ऐड करने हैं। आंसर पॉइंट में क्या, क्षेत्रीय असमानता, ठीक है, क्षेत्रों के बीच में असमानता है। जातिगत वर्गीकरण, भाई वहां पे जो जातिगत रूप से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, फिर फेवलेज और शहरी विकास, राजनीति में असमान भागीदारी और नीति निर्माण पर प्रक्रिया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं अपने आंसर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ब्राजील की चुनाव प्रणाली तथा उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ब्राजील में जो चुनाव प्रणाली है और उसकी क्या प्रभावशीलता है, वो कितनी प्रभावी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बहुपद निर्वाचन क्षेत्र, गठबंधन सरकारों पर प्रभाव, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है मतदाता प्रतिनिधित्व और में वैधता विविधता, और आखिरी पॉइंट है आपका चुनावी भ्रष्टाचार की समस्या। ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं अपने आंसर के अंतर्गत। ठीक है, तीन पॉइंटों के बारे में, ये जो पॉइंट है इनको आप एज ए एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, चाहे पॉइंट के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसको लिखा जो मैंने आपको बताया, फिर डॉट लगा के फिर आपने पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपने दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ब्राजील में बहुदलीय प्रणाली का शासन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ब्राजील में जो बहुदलीय प्रणाली है उसका शासन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न में भाई गठबंधन, अस्थिरता, नीति निर्धारण की जो चुनौतियां हैं, इन चीजों के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि ब्राजील में बहुदलीय प्रणाली है, तो बहुदलीय व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है पहले तो आप ये बताएंगे। फिर अस्थिर गठबंधन सरकार, ऐसी सरकार जो कि गठबंधन बनी, गठबंधन मतलब आप कह सकते हैं कि कोलैब करने के बाद बनी है, दो अलग अलग पार्टीज जो कि सत्ता में बड़ी थी उनके जो एक साथ आने के बाद बनी है, तो वो सरकार क्या होगी, अस्थिर होगी। ठीक है, अनस्टेबल होगी, मतलब कोई भी पार्टी अगर अपना हाथ हटाती है, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। फिर समझौता आधारित निर्णय, समझौता आधारित निर्णय मतलब डिसीजन लिए जाएंगे, परंतु डिसीजन के ऊपर समझौते किए जाएंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। नीति में देरी, पॉलिसी डीले, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है उसमें काफी डीले होता है, ये सारी चुनौतियां आती है। फिर दल बदल और अवसरवाद, दल बदल का मतलब कोई एक नेता एक पार्टी में अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसका नाम बना हुआ है, परंतु दूसरी पार्टी ने उसे एक अच्छा ऑफर दिया, तो वो नेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके जुड़ गया, तो उसे दल बदल कहा जाएगा, वो अपना दल छोड़ के दूसरे में चला गया। ठीक है, और अवसरवाद मतलब उसे अच्छे अवसर दिए जाते हैं ताकि वो आके जुड़ सके। इस प्रकार की चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि ब्राजील के संघवाद में केंद्र और राज्य के संबंध में चुनौतियों के ऊपर आपको क्या करें, टिप्पणी करनी है। ब्राजील के संघवाद में जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य के संबंध में जो चुनौतियां सामने आती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। सत्ता वितरण, वित्तीय स्वतंत्रता, प्रशासनिक तनाव, ये सारी चीजें ऐड करनी है। ठीक है, पॉइंट क्या बनता है पहला, संघीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन। ठीक है, संघीय संविधान जो है उसके अंतर्गत क्या है, पावर का
डाइवर्जन हो चुका है, पावर जो है वो बढ़ चुकी है, डिवीजन हो चुका है। संसदों संसाधनों का वितरण हो चुका है, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता का प्रभाव, राज्य को प्रशासनिक सत्ता और संघीय न्यायालय की भूमिका। ये पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट को अपने आंसर में आप ऐड कर सकते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 आता है आपका रशिया का। अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है रशिया, मतलब रशिया के जो संवैधानिक चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बनता है, सोवियत संघ के बाद रूस के संवैधानिक विकास को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का जो संविधान का पूरी तरह से विकास हुआ था टाइमलाइन में, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 1993 संविधान और राजनीतिक प्रणाली में बदलाव के ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 1993 का जो संविधान था उसके बारे में बताना है। राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना किस प्रकार से हुई थी वो बताना है। फिर शक्ति का केंद्रीकरण, मतलब जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह पर सारी की सारी पावर होगी, स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दी गई है, इस प्रकार की चीजें की बात की गई है। फिर न्यायपालिका की क्या भूमिका है वो बतानी है, और विधायिका की कितनी सीमा है और क्या चीजें हैं विधायिका के बारे में, वो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर देंगे सोवियत संघ के बाद जो रूस का संवैधानिक विकास हुआ था उस पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रूसी दल प्रणाली की प्रकृति के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, मतलब डिस्कस द नेचर ऑफ रशियन पार्टी सिस्टम। तो इस प्रश्न में क्या है, यूनाइटेड एशिया, विपक्ष और बहुदलीय की वास्तविकता से जुड़े हुए क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड एशिया नहीं, यूनाइटेड रशिया पार्टी के प्रमुख की बात की गई है, ठीक है। वहाँ पे जो रूसी दल प्रणाली है उसकी बात करी जा रही है, तो उस वहां पे जो पार्टी है उसका नाम है यूनाइटेड रशिया पार्टी, ठीक है। अब उस पार्टी का कितना प्रभुत्व है उसके बारे में बात की गई है। फिर विपक्ष की सीमाओं की बात की गई है, मतलब विपक्ष में, अपोजिशन में कौन कितनी पार्टी हो सकती है, ठीक है। उसके पास कितनी पावर है, उसकी कितनी लिमिटेशन है, वो किस हद तक किसी, मतलब जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी का किस हद तक भाई उसका विरोध कर सकती है, ये सारी चीजों की बात करनी है। फिर दलों की वैचारिक अस्पष्टता, ठीक है, दलों की जो विचार है उसकी अस्पष्टता है। फिर निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों की बात करिए, और फिर मीडिया पर नियंत्रण, रशिया में पूरी तरह से मीडिया के ऊपर नियंत्रण की बात की गई है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपको पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रूस की चुनावी प्रणाली का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। रूस की चुनावी प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वहाँ की जो चुनावी प्रणाली है वो है, देखिए 2 क्वेश्चन, ये हर हर देश के बारे में 2 क्वेश्चन के बारे में आपको मेनली पढ़ लेना है कि भाई वहाँ की जो संवैधानिक विकास था वो किस प्रकार से था, और वहाँ की चुनावी प्रणाली जो है वो किस प्रकार की है, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो प्रश्न में ड्यूमा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और अनुपातिक प्रणाली पर ध्यान दिया गया है। मिश्रित प्रणाली है, मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। फिर पार्टी सूची प्रणाली के बारे में बात की गई है। फिर उच्च निर्वाचन सीमा के बारे में बात की गई है, और निष्पक्षता पर संदेह के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, आप अपने पॉइंट पे ऑन द स्पॉट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, रूस की संघीय संरचना का परीक्षण कीजिए, ठीक है। रूस में जो संघीय व्यवस्था है उसके क्या संरचना, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। संघीय इकाई में केंद्र, फिर क्षेत्रीय सरकारों के ऊपर संबंध पर चर्चा की गई। 85 संघीय इकाइयां हैं, ठीक है। 85 फेडरल यूनिट्स हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, इसके बारे में बात करनी है। क्षेत्रीय प्रमुखों की नियुक्ति के बारे में बात करनी है। वित्तीय निर्भरता के बारे में बात करनी है। नीति के एकरूपता का प्रयास, इस पॉइंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, रूसी राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी क्या शक्तियां है, क्या भूमिका, क्या कार्यकाल है, टाइमलाइन क्या है, ठीक है। पावर कितनी है, वो किस प्रकार से किस क्षेत्र में काम करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो कार्यपालिका के प्रमुख है, ठीक है। आदेश द्वारा शासन किया जाता है। विधायी प्रक्रिया की क्या भूमिका है ये बतानी है। सुरक्षा परिषद का नेतृत्व ये बताना है। पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है पॉइंट, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट आप अपनी साइड से भी ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वो एक डिटेल आंसर बन जाएगा, एक्सप्लेन आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 आता है जिसका नाम है चीन। तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा करनी है। चीन का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा करनी है। तो ढांचे की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका और मूलभूत अधिकारों अधिकारों पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। एक दलीय प्रणाली है, वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। चीन में संविधान में पार्टी का वर्चस्व, संविधान जो वहां का बनाया गया है उसमें पार्टी जो है वो सर्वोच्च है, या फिर हम कह सकते हैं कि सुप्रीमेसी है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई है। फिर मूल्य कर्तव्यों पर बल दिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव है, और संसद की नाम मात्र भूमिका है वहां पे, ठीक है। मेनली जो पार्टी सत्ता में है वही के पास पावर है, सारी की सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चलाई जाती है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि चीन की एक दलीय प्रणाली की प्रकृति के ऊपर आपको स्पष्ट करना है,
तो चीन में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। उसके वर्चस्व और राजनीतिक प्रणाली के ऊपर जांच करनी है। इसमें क्या पॉइंट ऐड होगा भाई? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व, मतलब डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। विपक्ष का अभाव है, वहाँ पे कोई भी विपक्ष नहीं है, जो पार्टी चाहे वो कर सकती है। पार्टी नेतृत्व में नीति निर्धारण, ठीक है, पार्टी क्या करती है? नेतृत्व में वे नीतियाँ बनाती है अपने हिसाब से, ठीक है, उन नीतियों को फॉलो करवाती है। फिर अनुशासन और विचारधारा की प्राथमिकता है। राज्य और पार्टी का घुल-मिल है, ठीक है, मतलब दोनों जो पार्टी है, राज्य है और जो पार्टी है, वो दोनों मिल के काम करती है, ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। चीन में रोल ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है उसके आपको बताना है। संसद की शक्ति, सीमाएँ और औपचारिक भूमिका के ऊपर आपको बात करनी है। संसद की क्या शक्तियाँ हैं वहाँ पे? सीमाएँ कितनी हैं? ठीक है, और औपचारिक क्या है ये आपको बताना है। संसद का उच्चतम अंग होने का दावा, संसद का मतलब चीन में संसद दावा कर रही है कि भाई हम सबसे उच्च हैं, ठीक है, इस प्रकार से। फिर पार्टी नियंत्रण में कार्य, फिर आपको अगला पॉइंट इस टाइप का था, विधायना की औपचारिक प्रक्रिया, सरकार की पुष्टि की भूमिका और सीमित स्वतंत्रता, ये सारे पॉइंट आप अपने ऐड कर सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि राइट नॉट ऑन अ चाइनीज इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब चीन का जो निर्वाचन प्रणाली है, उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। यहाँ पे क्या बताएँगे भई? स्थानीय चुनाव, अप्रत्यक्ष मतदान, लोकतंत्र की सीमाओं के ऊपर आधारित है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या आएँगे कि स्थानीय स्तर पर सीमित चुनाव जो होते हैं, लिमिटेड लोकल इलेक्शंस हैं। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, पार्टी द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष, मतलब पार्टी के द्वारा चुना जाता है। पार्टी अप्रूव करती है कैंडिडेट को, वही कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है। जनता की सीमित भागीदारी है और लोक भावनाओं की सीमित अभिव्यक्ति है, मतलब पब्लिक का जो एक्सप्रेशन होता है ना, कि भाई पब्लिक एक्सप्रेस करना चाहती है अपनी भावनाएँ, उसको भी सीमित कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि भाई हर एक व्यक्ति बहुत ही कम हद तक या बहुत ही कम सीमा तक अपनी जो भावनाएँ है उसे लोगों के सामने बता सकता है पार्टी को रिलेटेड, ठीक है? तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य के संबंध के ऊपर आपको क्या करना? परीक्षण करना है। चीन की जो पार्टी है और जो वहाँ के राज्य है उनके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है? तो प्रश्न में पार्टी द्वारा राज्य पर नियंत्रण की व्याख्या करनी है, तो पार्टी राज्य से ऊपर है। संयुक्त नेतृत्व प्रणाली के बारे में बात करेंगे, सरकार में पार्टी की घुसपैठ, नीति निर्माण में एकाधिकार और वैकल्पिक संस्थाओं का अभाव, ठीक है? वैकल्पिक संस्थाओं का अभाव जो है, ये आपको पॉइंट ऐड करने हैं। हो जाता है आपको चीन के बारे में भी सारे क्वेश्चन, ये हो जाता है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या बताना है? संवैधानिक संरचना की स्पष्ट करना है कि भाई किस प्रकार से संविधान बना था, किस प्रकार से उसकी संरचना की गई थी, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक संक्रमण 1996 संविधान और उसके अधिकारों के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या बनता है? 1996 का लोकतांत्रिक संविधान, 1996 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। मौलिक अधिकारों की व्यापकता, मौलिक अधिकारों को दिया गया लोगों को, ठीक है, उसकी व्यापकता है उसमें। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता रखी गई। संसद और राष्ट्रपति की भूमिका को डिसाइड किया गया संविधान के अंतर्गत और नस्लीय समावेशिता को देखा गया, ठीक है? तो ये हो जाता है आपके संविधान की संरचना और उसके बारे में जो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपसे क्या पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीकी राजनीति में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी की क्या भूमिका है वो आपको बतानी है, ठीक है? एएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि वो वहाँ की एक पार्टी है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है एएनसी। एएनसी क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? इसके ऐतिहासिक आंदोलन और सत्ता में इसके वर्चस्व से जुड़े हुए। रंग-भेद विरोधी संघर्ष, मतलब ये जो एएनसी था, पार्टी थी, इसने रंग-भेद के खिलाफ विरोध में संघर्ष किया था बहुत ज़्यादा, ठीक है? मंडेला की इसमें भूमिका थी। फिर लोकतांत्रिक संक्रमण में योगदान दिया है, सत्ता में निरंतरता और नीतियों में समाजवादी प्रभाव, ये सारे पॉइंट आपको ऐड करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि दक्षिण अफ्रीका की चुनाव प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण अफ्रीका की जो चुनाव प्रणाली है, किस प्रकार से चुनाव होता है, क्या व्यवस्था है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुदलीयता और समावेशिता पर ध्यान दिया गया है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है? संसद का गठन, फिर महिलाओं और अल्पसंख्यकों की उसमें भागीदारी है, महिलाओं को भी ऐड किया गया है भाई चुनाव में और अल्पसंख्यक जो है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ उनको भी ऐड किया गया है। फिर राजनीतिक दलों की विविधता है, वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब कई सारी पार्टीज़ हैं, एक पार्टी नहीं है, ठीक है? जैसे चीन या फिर हम रशिया की बात करें तो वहाँ पे एक पार्टी है परंतु जो अफ्रीका है वहाँ पे ये नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, ठीक है? लोकतंत्र में जो सिद्धांत बताएँगे उनका पालन किया जाता है, जो चुनाव होता है उसके दौरान, ठीक है? ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दक्षिण अफ्रीका की संसद की संरचना और कार्यों के ऊपर चर्चा कीजिए, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है उसकी संरचना किस प्रकार की है और उसके कार्य क्या हैं, ये आपको यहाँ पे बात करने हैं। 2 सदनों और उनके अधिकारों के बारे में बात करना है, ठीक है? 2 सदन होते हैं,
उसके बारे में बात करना है। नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल इनके बारे में बात करना है। फिर विधायना प्रक्रिया के बारे में बात करना है। कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है उसके बारे में बात कर सकते हो। तो जनहित में उत्तरदायित्व इसके बारे में, तो ये पॉइंट आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, दक्षिण अफ्रीका में संघवाद की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो संघवाद व्यवस्था है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, संघीय राज्य की सीमाओं और शक्तियों के बंटवारे के ऊपर आपको बात करनी है। सहकारी संघवाद, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, फिर केंद्र और प्रांतों के बीच में जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे आप। राजस्व और प्रशासनिक सत्ता के बारे में बात कर सकते हैं। विवाद समाधान प्रणाली के बारे में बात कर सकते हैं और सीमित संघीय विशेष जो विशेषता है उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है अफ्रीका ये भी आपका खत्म हो जाता है। यूनिट नंबर 7 आता है जिसका नाम है इसराइल। इसराइल के बारे में बात करें तो इसराइल के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा कीजिए। हर एक देश के हर एक संविधान की विशेषताएं, जो कि इसमें 7 देश बताएंगे, सातों देशों के संविधान की विशेषता पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, क्या है, अलिखित संविधान है, मौलिक कानून दिए गए हैं लोगों को, और धार्मिक राष्ट्र के ऊपर बात की गई है। ठीक है, कोई लिखित संविधान नहीं है इसराइल में। मौलिक कानूनों को जो है, मौलिक अधिकार या कानून है, उनको महत्व दिया गया है। फिर यहूदी राष्ट्र की पहचान है। ठीक है, जूइश जो है इसराइल है वो जूइश नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर माना जाता है। फिर लोकतंत्र और धर्म का संतुलन है। न्यायिक व्याख्या की भूमिका है। ठीक है, तो ये हो जाता है, आपको ये पॉइंट ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें पूछा गया है कि भाई कंसिस्ट केनेसेट की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वहाँ की जो संसद है उसको केनेसेट्स कहा जाता है, तो उसकी संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में बात करनी है। ठीक है, प्रश्न में क्या है कि संसद की कार्यपालिका कार्यप्रणाली क्या है और विधायिका विधायना क्या है, ये आपको बताना है। एक एक सदनीय संसद है, 120 सदस्य होते हैं उसमें। ठीक है, विधायना और विश्वास मत है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव के द्वारा होता है। तो न्यायपालिका के ऊपर निगरानी रखी जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। फिर इजरायली निर्वाचन प्रणाली की प्रकृति के ऊपर आपको यहाँ पे बात करना है। इसराइल में जो भाई इलेक्शन कमीशन है वहाँ का, उसके ऊपर बात करना है। इलेक्टोरल सिस्टम क्या है। ठीक है, अनुपातिक प्रणाली है, न्यूनतम सीमा है, गठबंधन सरकार पर केंद्रित है। पहला पॉइंट क्या बनता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र है। न्यूनतम जो है 3.25 सीमा है। ठीक है, गठबंधन की अनिवार्यता है, गठबंधन करके हम बना सकते हैं पार्टी, और छोटी पार्टियों का प्रभाव है वहां पे। ठीक है, बड़ी पार्टियों को भी मेनली ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि इजरायली राजनीतिक प्रणाली में न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इजराइल की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें न्यायपालिका जो होती है, ठीक है, जुडिशरी जो है वहाँ की जो न्याय करती है उसकी क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और मौलिक अधिकारों की रक्षा के ऊपर चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता है। न्यायिक पुनर्वलोकन है, मतलब जो न्याय जुडिशियल है उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गई है उसके द्वारा। कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखते हैं और विवाद समाधान की भूमिका के ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि इजराइल में धर्म और राजनीति के संबंधों के ऊपर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। इजराइल में जो धर्म है और जो राजनीति है उसके क्या संबंध है एक दूसरे से, उसके ऊपर बात करनी है। इजराइल मेनली अगर हम बात करें तो यहूदी या फिर जूइश लोग वहां पे पूरी तरह से बचे हुए हैं। तो प्रश्न में क्या है कि भाई यहूदी पहचान के बारे में बात की गई है, धार्मिक पार्टी और कानून के बारे में बात की गई है। यहूदी राष्ट्र की अवधारणा, ठीक है, पूरा का पूरा इजराइल अगर हम मेनली बात करें तो उसको यहूदी राष्ट्र के तौर पर देखा गया है। फिर धार्मिक पार्टी की भूमिका के बारे में बात की गई। विवाह और नागरिक अधिकारों में धार्मिक नियंत्रण है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का संतुलन है। और कानूनी विवाद और धार्मिक मूल्यों के ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन इजराइल के बारे में। और यहाँ पे आपके जो टोटल के 7 यूनिट्स हैं, हर एक 7 यूनिट के 5-5 क्वेश्चन हमने आपको प्रिपेयर करवाए हैं। ठीक है, ये 5 के 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आप कवर करके जाइए। आपको मैंने कह रहा कि इनके बारे में आंसर रट के जाइए नहीं, एक बार इनके आंसर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन कुछ भी बने आप उसका आंसर वहां पे बना के लिख पाएंगे। ठीक है, आपके लिए ईजी हो जाएगा आंसर बनाना। तो आप इन क्वेश्चन के जो आंसर है एक बार उन्हें पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के 2 चैनल अवेलेबल है, उस पे जुड़ सकते हैं। नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं, और साथ के साथ ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट हो जाता है, ये आपका जो हमारा ऐप है, ऐप के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।